तो हॉल खचाखच भर चुका है। बहुत से सवाल और उन सवालों के जवाब यहां पर मिलने वाले हैं। सुई लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन मन में 2024 भी है। इस वक्त उत्तराखंड का रिपोर्ट कार्ड भी है और मंच पर हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं। 5वें मुख्यमंत्री इस राज्य के रह चुके हैं। लंबे अरसे तक राजनीति का अनुभव अपनी मुट्ठी में कैद किया हुआ है। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं, बहुत कम ऐसे मंत्री होते हैं, बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो एक मिसाल पेश करते हैं। जोरदार तालियों से उस मिसाल के लिए आपको स्वागत करना चाहिए। अक्सर हम लोग जब स्टूडियो में बैठते हैं तो कहते हैं कि मंत्री लोग सिर्फ उकसाते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम नहीं करते हैं। ये उन मंत्रियों में से, उन नेताओं में से एक है जिन्होंने अपने बच्चे को कहा कि जा सरहद पर खड़ा हो जा। अपनी बिटिया को उस वर्दी में देखते हुए एक नेता को जब आप महसूस करेंगे तो लगता है कि जिम्मेदारी है। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस। कम नेताओं के पास ये उपाधि भी होती है कि उनकी लिखी गई चीजों पर शोध किया जाए। रमेश जी ने वो भी किया है। कम नेताओं के पास ये उपाधि होती है कि वो ब्रिटेन जाए और उनको भारत गौरव सम्मान से नवाजा जाए। ये भी आपके पास है और केंद्र में मंत्री भी आप रहे। शुरुआत इस बात से, उत्तराखंड 2024 में सरकार बनाने में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है, मोदी सरकार बनाने में? उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और वो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हैं। मुझे याद आता है जब मैं 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में भी हमारी जो 17 सीटें यहाँ से थी, उन 17 सीटों पर लगभग हम होते थे और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी बनाते थे। ये 5 सीटें न केवल अंकों की दृष्टि से आप 5 सीटें अंकुलित मत करिए। ये जो उत्तराखंड है, ये देश का स्वाभिमान, सम्मान और ये हिमालय और गंगा है। ये इसकी जब एक छोटी सी आवाज जाती है तो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो उत्तराखंड यानी भारत का भाल है माथा, इसको भारत का भाल बोलते हैं उत्तराखंड को। तो उस माथे की जो चमक है, जो दमक है, जो उसकी ओजस्विता है, तेजस्विता है, वो भारत को मिलती है। और मुझे भरोसा है कि मोदी जी का बहुत ही अनन्य संबंध है, आंतरिक लगाव है इस हिमालय से, और इसलिए इस केदार की धरती का, इस उत्तराखंड की धरती का अभी उनको आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार होती है, वैसे आपके पास डबल प्रेशर भी तो है। यहाँ एक मिथक तोड़ा गया कि 5 साल बाद बीजेपी की सरकार आई, वहां भी डबल प्रेशर, एंटी इनकम्बेंसी का, यहाँ भी डबल प्रेशर। कैसे निकालेंगे 5 सीटें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं तो पिछले 40 साल से चुनाव लड़ता हूँ, लड़ाता हूँ, जीतता हूँ, जिताता हूँ, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि लोग नकारात्मक सोचते हैं। मैं तो बद्रीनाथ से हरिद्वार तक चुनाव लड़ता हूँ और लगातार जहाँ से मेरी पार्टी ने कहा वहाँ से मैं चुनाव लड़ा और जीता। देखिए 2-2, 3-3 बार भी उत्तर प्रदेश की मैं कर्णप्रयाग विधानसभा से लगातार 3 बार जीत गया और उसके बाद मुझे दूसरी जगह भेजा गया। मुझे लगता नहीं है कि लोगों के मन में नकारात्मकता आती है। ये तब होता है जब आप लोगों की नहीं सुनते हैं, ये तब होता है जब आप नजरअंदाज करते हैं, ये तब होता है जब आप उस काम को कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन रमेश जी, आप ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होने वाली है? यदि आप पूरी सक्रिय तरीके से काम करते हैं तो मेरे जीवन में मुझे ये कभी दिखने को नहीं मिला। तो मुझे ऐसी 5 चीजें आप बता दीजिए जो उत्तराखंड आप लोगों के आने के बाद ताकत के तौर पर उभरा है। ऐसी 5 चीजें। मैं
एक चीज में ही पांचों चीजों को समाहित करता हूँ। देश की आजादी के बाद जितना इस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोगों ने तभी इस राज्य के लिए आंदोलन किया, और मैं तब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हुआ था। पहले पर्वतीय विकास मंत्री था, उसके बाद उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री रहा। वहाँ हमसे लोग ये सवाल करते थे, डॉक्टर निशंक पहाड़ पर लोग चारपाई कैसे रखते हैं? मैं उनको लगता था ऐसे ही होगा पूरा, कैसे पहाड़, कल्पनाएं नहीं थी पहाड़ की। तो स्वाभाविक ही है कि हमने इस राज्य को अलग बनाया, अटल जी ने इस राज्य को बनाया, और मोदी जी ने कहा है कि इस राज्य को मैं संवारूंगा। और जो मैं कह रहा था कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जितनी धनराशि इसके विकास के लिए मिली होगी, उतनी अकेले इन 9 वर्षों में 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ से भी अधिक की राशि इसकी सड़क, पुल, पुलिया, चिकित्सा, शिक्षा, 4 धाम महायोजना से लेकर के ये कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, एक नहीं तो अथाह है। आज विकास के रूप में मैं तब और अब, जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री होता था तब उत्तराखंड क्या था, और आज उत्तराखंड इन 22-23 वर्षों में कहाँ किस स्थान पर पहुंचा है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो एक साथ 3 राज्य बने, चाहे वो छत्तीसगढ़ बना, चाहे वो उत्तराखंड बना और झारखंड बना, इन तीनों राज्यों में भी उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है। इसलिए हम विविध क्षेत्रों में विकास का काम कर रहे हैं, नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, लोगों को महसूस करा रहे हैं। लेकिन रमेश जी, ये तो कड़वी सच्चाई है, और आपको तो 40 साल का अनुभव है। क्या विकास पर चुनाव लड़े जाते हैं? क्या विकास पर चुनाव लड़ने वालों को वोट मिलते हैं? निश्चित रूप में यही तो धारणा हमने बदली है देश की, और यही भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की यदि सबसे बड़ी सफलता है तो यही है कि ये जो लोग चुनाव में वो मेढकों की तरह बरसात में उभर आते थे, इसको गलत बोलो, उसके खिलाफ बोल दो, इसके खिलाफ षड्यंत्र रच दो, इसको कर दो, और फिर कैसे भी करके सत्ता में आ जाओ, नहीं, अब नहीं होगा। लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, वो अपने जनप्रतिनिधि को भी समझते हैं। पर जागरूक तो विपक्ष भी हो गया ना रमेश जी, इतना जागरूक हुआ है कि आपके जितने विरोधी थे वो सब मुट्ठी बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष को तो जागरूक होना ही चाहिए, क्योंकि किसी देश को भी यदि सशक्त होना है तो विपक्ष भी जागरूक चाहिए। हम तो इनको बोलते रहते, सो क्यों रहो, उठो ना, कुछ तो बोलो। तो आप मानते हैं कि विपक्ष जागरूक हुआ है? उठो, तो तुम इतना सो रहे हो, बोलो क्या करना, हम करने को तैयार हैं। वो भाग जाते हैं। आपने संसद में देखा, वो उठा देते किसी चीज को, फिर सामने आने की हिम्मत नहीं करते हैं, वहां से भी भाग जाते हैं। विपक्ष जागरूक रहना ही चाहिए। आप विपक्ष इसलिए विपक्ष की जागरूकता, जो उसका सोना, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, और लगातार सो रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष जाग गया है, लेकिन आप ही की पार्टी के जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ही के पार्टी के लोग हैं जो इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को घमंडिया गठबंधन कहते हैं। वो कर रहे हैं ना, घमंडिया काम कर रहे हैं। जैसे एक नहीं तो तमाम उदाहरण देख लीजिए ना, जिन जिन दलों को लेकर के वो कर रहे हैं, वो दल क्या कर रहे थे, कहां पर खड़े हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका रिजल्ट है, सोच क्या है। आप पूरा का पूरा संसद में 21 कानून, देश की बहुत अर्थव्यवस्था लेकर सामाजिक, शैक्षणिक, विविध क्षेत्रों में 21 कानून बनते हैं, और आप एक दिन भी संसद में उपस्थित नहीं रहते हैं। आखिर क्यों? और जब आपके एक दल पर ये आता है कि ये दल को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, नहीं तो हमसे अलग हो जाएगा, सारे देश की बात को आप ताक पर रख देते हैं। संसद का एक मिनट अरबों खरबों रुपया लगता है, वो देश की आवाज होती है, एक शब्द भी देश की आवाज होती है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि लोग महसूस कर रहे हैं ये घमंड है, और ये घमंड खत्म हो जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि देश के लिए नहीं, हमने तो अपने स्वार्थों के लिए, हमने तो अपनी सारी परेशानियों को एक साइड में रख दिया है। सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी की सरकार है, उसको किसी भी कीमत पर हराना है। बात सही है, उनकी बिल्कुल बात सही है कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्यों जगदीश जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आपका स्वागत है आप ही के उस पर। और एक बार फिर हमारे बीच जगदीश चंद्रा जी आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत।
तो जो आप कह रही हैं कि उनकी सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी तो है। हाँ, बाकी कौन चिंता है उनकी? नहीं वो उनकी नहीं, वो कह रहे हैं जनता के लिए सबसे बड़ी परेशानी जनता की बीजेपी तो है। बात ही ना करें। जनता की कब उन्होंने बात की है? ना वो आज बात करते हैं, ना कल उन्होंने बात की। जनता ने तो उठाकर इसीलिए तो चौराहे पर खड़ा कर दिया। उन्होंने जनता से कोई लेना देना, एक उदाहरण तो दे दिया मैंने अभी पर दिल पर हाथ रखकर बताइए कि सारे पार्टियों के अलग अलग राज्यों में अपनी 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 कद्दावर छवि रखने वाले एक साथ इकट्ठा होकर आपको चैलेंज करने वाले हैं। उत्तराखंड में बीजेपी वर्सेस 1-on-1 फाइट होती थी कांग्रेस। अब ये जब ब्लॉक आएगा पूरा एकजुट होकर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने उस देखा है, कोई नई बात नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और पूरी देश की ताकत है। ये जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो जो भानुमति का कुनवा जोड़ा जो कभी जुड़ता भी नहीं है, वैसे ही ईंट और गारों की तरह बिखर जाता है। आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमने तब भी उनको इकट्ठा होते हुए देखा, आज भी देख रहे हैं। 31 तारीख को मुलाकात होने वाली है, 31 और 1 सितंबर कन्वीनर चुनेंगे। आपको कौन लगता है कि इस ब्लॉक का नेता हो सकता है? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं उनके बारे में, कुछ आपने मंथन तो वो किया यदि होगा। मेरे से पूछेंगे तो उनको मैं सुझाव दे दूंगा। अच्छा, हम जरूर पूछे तो दूंगा। कौन हो सकता नहीं, है? आप तो क्योंकि आप वो पार्टी नहीं है ना। हाँ, आप वो पार्टी तो नहीं है ना। नहीं बिल्कुल नहीं हाँ, हो। तो इसलिए आप मत पूछिए। हम वो तो पूछेंगे, हिंदुस्तान वाली उनको पार्टी सुझाव है। दूंगा। तो आपसे राय मांगे तो उसका जवाब यदि आप दे राय देंगे। मांगेंगे तो मैं जवाब दूंगा उनको। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि राहुल गांधी कैसे नेता है? मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, उल्टा कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की है, लोगों से मुलाकात की है, पुरजोर तरीके से आप लोगों के खिलाफ मुखालिफत करते हुए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को आज के तारीख में एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जा रहा है। कब लोग कमजोर नेता के रूप में देखते थे उनको? देखते थे क्या? आपने उन्हें कमजोर कभी नहीं समझा? ना, लोगों की बात करो आप। तो लोगों, मेरी बात मत करो। हाँ। नहीं, मैं तो आपसे सवाल आप पूछ तो रही हूँ ना। वो लोग मजबूत नेता की तरह देखते हैं। वो मैं कह रहा हूं, लोगों ने कब कमजोर नेता की तरह देखा? और कांग्रेस ने विशेष करके। तो कांग्रेस तो मजबूत नेता है, आपने तो देखा ही है। कांग्रेस भी देख रही है, देश भी देख रहा है। हमारा तो एक ही शेर काफी होता है, जब खड़ा होता है तो वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग इतना इकट्ठा हो जाते हैं, वो बवाल मच जाता है वहां पर। तो क्या राहुल गांधी मोदी को चैलेंज देते हुए नेता आपको दिखाई दे रहे? चैलेंज दे आपको सकते लगता हैं? है? नहीं, और ये तो दूर ये दूर जवाब तक- तो आपको देना है। ना, आपको दूर दूर तक लगता है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। आप यदि अकलुषित मन से बोलेंगे, सही बोलेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। क्यों बात कर रहे हो ऐसे? क्यों समय भी खराब करना है? ऐसा बोलोगे आप। आपकी बात मैंने बोल दी। नहीं, पर आपने तो मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश की है। मेरे मन के विचार थोड़ी आप पढ़ सकते हैं, वो तो काम मेरा है। मैं विचार क्या, मैं आपके मन का विचार पढ़ने आई हूँ। आप एक पत्रकार हैं और मैं जगदीश चंद्र जी को पिछले 30-40 साल से जानता हूँ। जब से आप राजनीति कर रहे हैं? उससे भी पहले से शायद। तो मैं समझता हूँ कि एक पत्रकार, और मैं क्यों मूलतः पत्रकारी हूँ, एक पत्रकार जब अपनी अकलुषित दृष्टि रखता है और वो अपना विश्लेषण करता है, तो वही शब्द आते हैं जो मैंने कह दिया, वो आपके हों चाहे मेरे हों। तो आपको यहाँ पर ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है जो मोदी को, आपकी बीजेपी सरकार को चैलेंज कर सके? नहीं, किसको दिख रहा है पता तो चले, तब हम उससे बात करें। वो उस नेता के बारे में बोले, तब हम बताएं क्या कौन है वो। हमको बोलते ही नहीं कोई। तो जब कोई बोलता ही नहीं, दूर दूर तक पूरा मैदान खाली है, ऐसा बोलते हैं, तो मेरे सामने कभी कोई बोलता ही नहीं। आप पत्रकार लोग जरूर बोल देते हो। नहीं, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। वो तो इसलिए बोल देते हो कि ये वो तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है, होता ही है। लेकिन इसके अलावा आदमी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसी मंच पर भारत 24 के आपके कभी पुराने साथी रहे, फिर आप लोगों ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा। वो ये कहकर गए हैं, मैं यकीन मानती हूं कि आप समझ गए होंगे, हरक सिंह रावत जी की मैं बात कर रही हूं। वो ये कहकर गए हैं
कि इस बार इंडिया ब्लॉक जीतेगा अगर आप लोगों ने पुलवामा जैसा कुछ नहीं कर दिया तो? अगर मगर किंतु परंतु मैं आसमान को तोड़कर ला सकता था, लेकिन तेरे पॉइंट पर यह क्या करे, यही करती है। ये जो विपक्ष है यही बोलेगा और उसको वही बोलना चाहिए। उसके अलावा उसके पास कुछ बोलने के लिए है? विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इन बातों पर लोग अब ध्यान नहीं देते। पहले जरूर था, पहले लोग ये लोगों को गुमराह करते थे। लोग अब बहुत जागरूक हो गए। मैं भी पीछे 40 वर्षों में देख रहा हूँ, बहुत जमीन और आसमान का अंतर रह गया राजनीति में। ये फ्रेब करने वाले लोग, लोगों को गुमराह करने वाले लोग, केवल अपनी सत्ता के लिए, अपने वोटों के लिए कुछ भी बोल देने वाले, कुछ भी कर देने वाले लोगों को आज उनकी सब दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और उसका लीडर नरेंद्र मोदी है, जिसने इन सारी चीजों को एक तरफ कर दिया, बिल्कुल एक तरफ कर दिया। रमेश जी, वो सीधा आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता जो है वो बड़ी परेशान है। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप केवल और केवल हिंदू मुसलमान करते हैं और ये आरोप लगाकर उन्होंने अपने मोहब्बत की दुकान भी खोली है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गरीबों को गरीबी की और गरीबों की बात करने वाले, ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा जी ने। हाँ, तो गरीबी तो हटाए नहीं, गरीबों को हटा दिया। मैं पूछता हूं, देश की आजादी के इतने वर्षों बाद यदि आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, मैं पूछता हूं कि यदि 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास मिल गया, 10 करोड़ 11 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय मिल गए, यदि 50 लाख जन धन के खाते खुल के देश के अंदर, आज तक कभी बैंक का सीढ़ी भी नहीं चढ़ी थी लोगों ने। एक नहीं, यदि मैं यहाँ पर बैठ करके आपको बताऊं कि चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का विषय हो और चाहे ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाली किसी भी सुविधा का विषय हो, एक माँ जो गरीब की बात करते हैं, जिसके पास कोई झोपड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको आवास मिलना, उसके घर पर फ्री विद्युत कनेक्शन होना, फ्री जो है शौचालय मिलना, फ्री राशन मिलना, और इतना ही नहीं तो राशन बनाने के लिए फ्री गैस कनेक्शन मिलना, और उतना ही नहीं फ्री गैस सिलेंडर मिलना, और तबियत उसको पकाने के लिए फ्री राशन, तबियत खराब हो गई तो आयुष्मान भारत। ये है राम राज्य। पर वो ये कह रहे हैं कि गरीब आज खड़ा हुआ है, उसका स्वाभिमान खड़ा हुआ है। पहली बार लोगों को ऐसा, आप सिलेंडर तो देते हैं लेकिन 1100 रुपए का कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो पहले की स्थिति थी और जो गरीबों को मिलता था, पहले तो अब गरीब कल्याण की बात आई, पर इसमें भी आता हूं। जिस गरीबियों की बात कर रहे थे, आज वो गरीब के घर में जाएंगे, उसके चेहरे पे रौनक है, उसको लगता है कि मेरी भी सत्ता में, मेरी भी सरकार में हिस्सेदारी है, मेरी भी बैंक में हिस्सेदारी है। आज मैं भी खड़ा होकर के देश के लिए गति कर सकता हूं, बढ़ सकता हूं। रमेश जी, देखिए, आपने 108 किताबें लिखी हैं, आपको राज कवि का दर्जा जो है वो हासिल है, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं और इसीलिए आपसे ये सवाल करना बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूं कि बड़ी ईमानदारी से आप इस पर जवाब दें। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, मोदी, मुल्क और मुसलमान। उसमें हम उन गांव में जा रहे हैं जहां 90% से ऊपर मुसलमान बस्ती है। उनके पास ये विकास तो पहुंच रहा है, 2000 रुपए खाते में किसानों के पहुंच रहे हैं, जो 5 किलो चावल है, 1 लीटर तेल है, वो उनके पास पहुंच रहा है। लेकिन जब आप उनसे उनके दिल की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इससे ज्यादा हमें सेफ्टी चाहिए, हमें ये कहने वाला चाहिए कि तुम हमारे लिए बराबर हो, कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। और जिस दिन बीजेपी ये कह देगी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नहीं, वो ये मानते हैं कि पहले दूसरी पार्टियां उनके साथ तुष्टीकरण करती थी, अब आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप इस भावना को, इस फीलिंग को कैसे एड्रेस करेंगे या करेंगे भी कि नहीं? पहली तो बात आपने मेरी लेखन की है
और लेखन से आपने मेरी विश्वसनीयता को भी बात की है। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि निशंक की आज तक कोई एक उदाहरण जिस 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, लेखन के जीवन तो छोड़ दो, वो तो मेरा कलुषित है ही, लेकिन राजनीतिक जीवन में जिसमें मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँगा, यहाँ 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री रहा, फिर मुख्यमंत्री रहा, फिर देश का शिक्षा मंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, तो क्या कोई एक बात कह सकता है जो उसको लगा हो कि नहीं विश्वासघात हुआ है? तो मेरा तो आपसे अनुरोध रहेगा, आप भी निशंक बन जाएंगे। जो मैं कहता हूँ निशंक, वो जगदीश चंद्र जी तो निशंक हैं, वो तो निशंक नहीं होते तो हमारे लंबे संबंध नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात, ये मुसलमान की बात, हिंदू की बात, अगड़ा की बात, पिछड़े की बात, ये क्यों कर रहे हैं आप? इंसान की बात क्यों नहीं कर रहे? आप भारतवासी की बात क्यों नहीं कर रहे? आप मुसलमान हिंदू को बोल बोल करके आप मीडिया के लोगों ने भी, मैं अनुरोध करूंगा मीडिया से भी, प्लीज इस बात को बोलना बंद करो। ये ज्यादा जो है ये कहे करके, अरे इंसान यदि किसी के साथ भी अन्याय होता है, मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, मैं हरिद्वार से इस समय 10 वर्ष से सीधे सांसद हूं, लेकिन मैंने हरिद्वार जिले में भी, वो चाहे मैं जहां भी प्रतिनिधित्व मैंने किया, मैं चाहे डोईवाला से रहा हूं, पौड़ी से रहा हूं, चमोली से रहा हूं, मैंने हमेशा ये कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, और वो चाहे कांग्रेसी ही क्यों ना हो, मुझे लगेगा इसके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं उसके साथ ताकत के साथ खड़ा होकर के उसकी मदद करूंगा। तो ये मैं बोलता नहीं, करता भी हूँ। नहीं तो निशंक जी, आप ये कह रहे हैं कि तो वो मेरी पार्टी है, वहीं से मिला है मुझे विचार। आप ये कह रहे हैं कि ये मीडिया हिंदू मुसलमान करना बंद कर ले। नूह की घटना तो मीडिया नहीं करवाती है। नहीं, मैं जहां अलग अलग इलाकों में बोलना बार बोलना, पत्थरबाजी हो रही है, वो मीडिया नहीं करा रही है ना। पत्थरबाजी जहां भी हो रही है, जिसने भी की है, वो जो भी ABCD, वो गलत है। चोर किसी जाति का नहीं होता है, बेईमान और बदमाश किसी जाति और धर्म का नहीं होता है, वो बेईमान होता है, वो चोर होता है। आप उस तरीके से देखोगे जो गलत है, गलत तरीके से देखोगे, उसके कोई जाति नहीं, गलत है, ये गलत है। जब ये शुरू हो जाएगा तो आधी चीजें अपने आप समाधित हो जाएंगी। तो बीजेपी ऐसा करती है, कर रही है। बीजेपी ने इन चीजों को थोड़ा, आपको जब हम गैस कनेक्शन देते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ये पूछते हैं कि हिंदू है ये मुस्लिम है, 80 लाख लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। कोई एक व्यक्ति उदाहरण दे सकता है कि किसी ने कहा ये हिंदू में जाएगा या मुसलमान में जाएगा? आज जनधन के खाते खोले गए, ने उन्हीं के खाते खोले गए। और मैं बताना चाहता हूं, गरीब कल्याण का सर्वाधिक लाभ यदि मिला है तो मेरे मुस्लिम समाज को मिला, वो सबसे पीछे का समाज था। ये बात मुझे कहनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास भी रिसर्च है, हमारे पास भी आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो वो अकलियत को मिल रहा है। बावजूद उसके सर योजना अलग है, नैरेटिव अलग है। अच्छा सुनिए, ये अगर मेरा सवाल, अगर उनके मन में ये डर बैठा हुआ है या उनके मन में इस तरह का विचार है, कौन है ये विचार डालने वाला, और अगर है तो क्यों है? इसका जवाब आपके पास है या नहीं है? नहीं, खूब जवाब है ना, आपको भी मालूम है इसका जवाब, और जो कर रहे हैं वो भी आपको मालूम है। मुझे क्यों पूछ रही हैं आप? ये विचार नहीं है उनका, ये डराने वाले वो लोग हैं जो वोटों के ठेकेदार हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, वो लोग हैं। मैं कह सकता हूं, मुझे मुस्लिम का खूब वोट मिलता है, मैंने तो कभी नहीं कहा। और हिंदुत्व में, और चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई जो है बहुत दूर, हम तो सब लोग साथ साथ रहते हैं। ये जबरदस्ती जो खाई डालने की कोशिश वो करते हैं जिनको भरोसा नहीं, जो डर, अरे बीजेपी आ गई तो ऐसा डराते, न जाने क्या, आगे नहीं बोलते हैं। अब उनको लग गया लोगों को, बीजेपी का शासन आता है तो मुस्लिम समाज जिसको ये चार दीवारी पर कैद रखना चाहते हैं, वो बाहर आकर के आज लिख पढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जिस दिन वो लिखेगा पढ़ेगा, उस दिन उसकी समझ में आ जाएगा ना। नो डाउट अबाउट इट सर, और वो आ रहा है। ये तो आप बहुत तेजी से ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है, अभी आपकी सरकार है यहाँ पर भी और केंद्र में भी, उत्तराखंड में इससे पहले कब इस तरीके के
जो पर्चे हैं चस्पा हुए थे कि मुसलमान उत्तराखंड छोड़ के चले जाएं। आपने भी ये खबरें सुनी होंगी। ये कौन लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को उत्तराखंड से बाहर जाने की सोची भी? देखिए, आप जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था तब मुझे मालूम है कि आपको तो मालूम नहीं होगा, जगदीश जी को मालूम होगा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जब उत्तराखंड में हम लोग मिला रहे थे, कैसे कैसे पोस्टर लगे, ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो, विभाजन हो रहा हो। करने वाले लोग करते हैं, वो चंद लोग अपनी उनकी दुकानें चलती हैं ये, लेकिन इनकी दुकानें सब बंद हो जाती हैं जब दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग खड़े होते हैं और राजनीति में अकलुषित तरीके से ताकत के साथ जब अपनी बात को रखते हैं, करते हैं, बोलते हैं, तो इनकी दुकानें जो बार बार जो दुकानें ऐसे खोलते हैं वो बंद अपने आप हो जाती हैं। उसमें बहुत चिंता की जरूरत नहीं। टाइम अब दिखा रहा है, लेकिन मेरे सवाल जो हैं वो बहुत सारे रह गए होंगे क्योंकि कई सवाल मेरे ही हो गए आपसे। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपको पता है ये जो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है, सीबीएसई 2 बार एग्जाम करवाने की सोच रही है। मेरे ख्याल से अगले साल ये लागू भी हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके परिवार में लोग पढ़ते हैं ना? हाँ, पर छोटे हैं अभी, तो अभी सीबीएसई वाला मामला अच्छा, लेकिन आपके अगल बगल में पढ़ते होंगे, उन्होंने क्या कहा? और जो पढ़ करके निकल गए वो कहते हैं काश हमारे समय भी एनईपी आ गई होती, बोलते हैं ना। मैं बस दर्शकों हमारे एनईपी 2020 ये कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि हिंदुस्तान की एनईपी 2020 पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी। और ये एनईपी 2020 मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत बोला है, जो स्वच्छ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, जो स्वस्थ के साथ आत्मनिर्भर होगा, जो श्रेष्ठ होगा, जो एक होगा और जो विश्व में शिखर पर रहेगा, ऐसे स्वर्णिम भारत की आधारशिला ये एनईपी 2020 बनेगी। हम ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, लेकिन उसकी जो आधारशिला है वो भारतीय संस्कृति होगी, हमारी परंपराएं होंगी। आपको मालूम है आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। हमारे ऋषि मुनि तब चांद क्या सारे ग्रहों से होकर के निकले हैं। आज वैज्ञानिकों ने भी कहा है, आज नासा भी वेदों को पढ़ाता है। और जिस बात को हम कह रहे थे कि ये तब देश प्रसूत साधक जन्म ना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमान, पूरी दुनिया के लोग हमारे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। जब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय होता ही नहीं था तब हम ही पूरी दुनिया को पढ़ाते थे। आज फिर वो समय आ गया हमारा। इसलिए एनईपी 2020 निश्चित पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा और हिंदुस्तान फिर विश्व गुरु के रूप में शिखर पर पहुंचेगा। आमीन, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर रमेश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। धन्यवाद।